है ना बेटा। तो जैसा नाम बेटा वैसा ही काम, मोशन ऑन ए सर्किल, कोई पार्टिकल बेटा, कोई ऑब्जेक्ट बेटा जो सर्किल में घूमेगा। ठीक है, तो देखो बेटा सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सर्कुलर काइनेमेटिक्स की। सबसे पहले बात करेंगे बेटा सर्कुलर काइनेमेटिक्स की, है ना। सर्कुलर काइनेमेटिक्स का मतलब, तो कहोगे सर्कुलर काइनेमेटिक्स का मतलब है जैसे कि बेटा लीनियर मोशन पहले पढ़े थे हम लोग ना, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, है ना बच्चों। ठीक है, उसी तरह से सर्कुलर मोशन में कुछ वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सीलरेशन आएगा बच्चा। ठीक है, सबसे पहले बात करें बेटा हम लोग, सबसे पहले बात करें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। देख बच्चा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है बेटा, इसको लिखेंगे हम लोग बाई एन एंगल थीटा, लिखेंगे हम लोग इसको बाई एन एंगल थीटा, इसका सिंबल हो गया ये। ठीक है बच्चा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का सिंबल हमारा हो गया थीटा। तो देख बेटा अगर कोई भी एक पार्टिकल यूं सर्किल में जा रहा है, कोई भी एक पार्टिकल बेटा यूं सर्किल एक पाथ में जा रहा है, जिस सर्किल का रेडियस मान ले बेटा कैपिटल आर, है ना, और ये हो गया बेटा इसका सेंटर। तो इमेजिन करो कि एक पार्टिकल बेटा पहले इस पॉइंट पे था, है ना, पहले हमारा बेटा वो इस पॉइंट पे था। ठीक है, यहां चलना शुरू किया, है ना बेटा, ये हमारा पॉइंट क्या है, इनिशियल। ठीक है, कुछ देर बाद पार्टिकल यहां पहुंच गया, है ना, पार्टिकल यहां से घूमते हुए यहां पहुंच गया बेटा, ये पॉइंट हो गया हमारा फाइनल। तो देख बेटा इनिशियल से फाइनल में जितना एंगल ये घूम गया यही हमारा कहलाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बेटा, तो क्या कहोगे, इट इज द एंगल बाई विच, ये वो एंगल है, ये वो एंगल है बेटा जो कि रेडियस वेक्टर, जो कि पार्टिकल का रेडियस वेक्टर, पहले इतना बेटा, अब यहां से बोलोगे रेडियस वेक्टर ये हो गया, जितने एंगल से रेडियस वेक्टर घूम गया बेटा वही हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ना बच्चा। तो इट इज द एंगल बाय विच रेडियस वेक्टर रोटेट। ठीक है बेटा, रेडियस वेक्टर जितना एंगल घूम जाएगा बेटा वही हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। बात समझ गए। ठीक है, देखो बेटा सबसे पहला पॉइंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो ऐसा यूनिट है बच्चा, है ना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो ऐसा यूनिट है बेटा वो क्या है, रेडियन है ना। एंगल कैसे नापते हो, डिग्री में और रेडियन में, एंगल को नापोगे कैसे, डिग्री में और रेडियन में, तो रेडियन बेटा इसका ऐसा यूनिट। ठीक है, दूसरी बात देख बेटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को सेंस की पहचान है ना बेटा, क्या कहोगे, इट कैन सेंस, ये महसूस कर सकता है, इट कैन सेंस क्लॉकवाइज, इट कैन सेंस क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, है ना बेटा, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है बेटा, ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को महसूस करता है ना बेटा, कैसे, तो कहेगा एज अपोजिट डायरेक्शन, ये डायरेक्शन बेटा उल्टा मानेगा, है ना, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को ये अपोजिट डायरेक्शन मान के चलेगा, है ना। इसका मतलब अगर क्लॉकवाइज पॉजिटिव है बच्चा, अगर क्लॉकवाइज पॉजिटिव है तो एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव होगा बच्चा, है ना, और एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव है तो क्लॉकवाइज नेगेटिव बेटा। बात समझा। ठीक है, तो देख बेटा अगर कोई पार्टिकल मान ले यहां से चलना शुरू किया बेटा, है ना, ठीक है, यहां से चलता हुआ, ध्यान देना सब लोग, यहां से चलता हुआ बेटा घूम करके वापस वहीं पे आ जाए तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 0 होगा या नहीं, बोलो बच्चा, बोलो बोलो, लिखो कमेंट में। होगा। सम्राट ने कहा होगा, संयम भी कह रहा है 0 होगा। चलो देखते हैं बच्चा, चलो चेक करते हैं, सबको ध्यान देना बेटा। मान ले बेटा
कि मैंने एक सर्किल बनाया, देखो तो बेटा यहाँ पे मैंने एक सर्किल बनाया, ठीक है। अच्छा बोलो बेटा, मान लो यहां से पार्टिकल यहाँ पे आया, तो ये जाने का डायरेक्शन क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? बोलो बेटा। एंटी क्लॉकवाइज। यहां से यहाँ गया तो क्या हुआ? एंटी क्लॉकवाइज ना। चलो मैंने मान लिया एंटी क्लॉकवाइज इज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज इज पॉजिटिव, है ना बच्चा। एंटी क्लॉकवाइज मैंने मान लिया पॉजिटिव। चलो यहाँ नहीं, यहाँ बनाते हैं। देखो बच्चा, हमने मान लिया कि एंटी क्लॉकवाइज हमारा पॉजिटिव बच्चा, तो यहां से यहां जाने का जो एंगल है ये पॉजिटिव एंगल है ना। अब चलो बताओ, यहां से पार्टिकल अब यहां आ गया, तो जो अगला एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है बच्चा, ये अगला एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में आया या अपोजिट आया? सेम आया या अपोजिट आया? सेम आया। इसका मतलब ये पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव। अब बोलो यहां से यहां चला गया, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम या अपोजिट? बोलो फिर सेम। इसका मतलब बेटा ये भी पॉजिटिव। अब बोलो यहां से यहां चला आया, तो फिर से देखो बेटा डायरेक्शन सेम है ना। तो क्या दिख रहे हैं? सारे डायरेक्शन सेम बेटा, तो सारे क्या है? पॉजिटिव है। तो बताओ सारे अगर पॉजिटिव है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ या नहीं हुआ? बोलो बच्चा। नहीं हुआ ना बेटा। क्या बोलोगे? इस केस में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं है बच्चा। इसमें कितना है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? कहेंगे 2 पाई 360 डिग्री एंड 2 पाई रेडियन। हम लोग क्या बोल रहे थे बेटा? ऐसा यूनिट क्या मानेंगे हम लोग? रेडियन मानेंगे। ठीक है बेटा, आगे सुनो। अब देखो, अगर मैं कहूं कि अज्यूम करो फिर से एक सर्किल, देख बेटा फिर से एक सर्किल देखो, फिर से एक सर्किल देखो बेटा। मैंने कहा मान लो एक पार्टिकल यहां से चला बेटा, और यहां से जाकर के यहां चला आया, फिर यहां से जाकर के यहां चला आया, फिर यहां जाके यहां चला आया। कहां चला गया? ये चला गया बेटा एंगल, ये एंगल चला गया, रुको, और आगे चला गया, यहां तक आ गया, है ना बेटा। ये कितना एंगल आ गया बेटा? तो कहोगे ये एंगल आ गया पाई रेडियन। ये एंगल आ गया कितना बेटा? पाई रेडियन। ऐसे 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 ऐसे, है ना बेटा। अब देखो यहां से घूम करके वापस आ गया इतना डिग्री, है ना बेटा, और कितना आ गया? तो वापस आ गया 30 डिग्री। समझे बेटा? यहां से पहले ऐसे गया और फिर ऐसे गया, है ना। तो क्या बोलोगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? बोलो तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होना चाहिए? बोलो बच्चा। बिल्कुल सही बात। क्या कहेंगे बेटा हम लोग कहेंगे पाई माइनस 30, दैट इज इक्वल टू पाई माइनस पाई बाई 6 इज इक्वल टू 5 पाई बाई 6 रेडियन। बात समझ गए बेटा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन समझ में आया बेटा सबको? ठीक है, आगे चलो। इसके बारे में एक और बात, इसके बारे में एक और बात बच्चा, इसके बारे में क्या एक बात सुनना ध्यान से। इसके बारे में कहा गया बेटा वेरी स्मॉल एंगल्स, वेरी स्मॉल एंगल्स, है ना बेटा, सच एज डी थीटा, सच एज डी थीटा इज कंसिडर्ड वेक्टर। समझा बेटा? बहुत छोटा एंगल डी थीटा, है ना बेटा, बहुत छोटा एंगल डी थीटा, है ना, इसको माना गया वेक्टर। ठीक है, बट लार्जर एंगल आर कंसिडर्ड स्केलर। समझा बेटा? जब एंगल बहुत बड़ा हो तो क्या मानोगे? इसको स्केलर मानोगे। तो फिर तुम तुरंत कहोगे ये क्या मतलब हुआ? अभी आपने कहा कि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है और ये तो बड़ा बड़ा एंगल है, इसका मतलब आपने वेक्टर लिया है। मैं बोलूंगा नहीं, मैंने वेक्टर नहीं लिया इसको, है नहीं, अभी भी स्केलर है। और तुम कहोगे स्केलर अगर था तो प्लस माइनस साइन कैसे हुआ, है ना बेटा? तो कहेंगे देखो बेटा स्केलर में भी प्लस माइनस साइन होता है ना। जैसे कि चार्ज होता है ना प्लस माइनस, वर्क होता है ना प्लस माइनस, बोलो है कि नहीं?
तो कहोगे ये हमारा सिर्फ दो ही डायरेक्शन सेंस कर सकता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, है ना बेटा। और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बेटा ये कोई स्टैंडर्ड डायरेक्शन नहीं है बच्चा, है ना। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आर नॉट स्टैंडर्ड डायरेक्शंस, समझे बात को, है ना। जैसे मान लो अगर सामने की ओर नॉर्थ है बेटा, तो दुनिया में हर आदमी के लिए वो नॉर्थ है कि नहीं, है ना। लेकिन सोचो अगर इस सर्किल को देखो, इस हाथ को मान लो बेटा सर्किल, इस हाथ को मान लो बेटा सर्किल, ठीक है। अब देखो ये डायरेक्शन तुम्हें क्या दिख रहा है, ये डायरेक्शन तुम्हें क्या दिख रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, जल्दी बोलो। तुम्हें दिख रहा होगा बेटा क्लॉकवाइज, है कि नहीं। लेकिन सोचो यही सर्किल मेरे लिए क्या होगा, यही सर्किल हो जाएगा मेरे लिए एंटी क्लॉकवाइज, बोलो बच्चा। तुम्हारे लिए है क्लॉकवाइज और मेरे लिए हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब बेटा दिस डायरेक्शंस आर नॉट एब्सोल्यूट डायरेक्शंस, समझे बेटा। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज स्टैंडर्ड डायरेक्शन नहीं है बच्चा, है ना। इसलिए कंफ्यूज नहीं करना, है ना, कि ये वेक्टर है, नहीं बच्चा। बड़ा एंगल है तो स्केलर ही है, ठीक है, लिख लो इसको। नहीं बेटा लार्ज एंगल का मतलब हुआ जो एंगल बहुत छोटा एंगल नहीं बोला जा सकता, जैसे कि डी थीटा, डी थीटा बोलेंगे स्मॉल एंगल, है ना बच्चा, लेकिन थीटा बोलेंगे लार्ज एंगल, ठीक है। इसमें समझना नहीं है बेटा, इसको याद करना है ना। सर तो स्मॉल एंगल में 1 डिग्री कैसे आएगा? क्या स्मॉल स्मॉल एंगल एंगल मेजरमेंट नहीं, स्मॉल जैसे मान लो एक्स और डीएक्स, क्यों पूछे डीएक्स कितना होता है तो बोल पाओगे, बोलो तो नो सर। नहीं बोल पाओगे ना। वैसे ही थीटा और डी थीटा, डी थीटा वाला एंगल वेक्टर लोगे, है ना, और थीटा एंगल स्केलर लोगे। इसका टेंशन मत लो, हालांकि बहुत ज्यादा इसकी यूज नहीं है, बस हल्का सा भी यूज आने वाला है। अभी तुमको समझ में आ जाएगा थोड़ी देर में कि डी थीटा को मैंने क्यों लिया वेक्टर, ठीक है। बच्चे सारे लिख रहे हैं वही बात क्यों, लेकिन मैं जवाब नहीं दे रहा, मुझे पता है, अभी बताऊंगा मैं, अभी समझ में आ जाएगा इनको थोड़ी देर में। नोट कर ले बच्चा। अंशुल बोलो क्या दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, हेलो सर। हेलो हाँ बोलो सर, मुझे कल के एक टॉपिक में डाउट था। क्या कल बोलो। मुझे वो पूछना था कि एफिशिएंसी किसी मशीन का टाइम के साथ घट सकता है। बिल्कुल, टाइम के साथ नहीं बोलो, समय के साथ बोलो। ऐसा टाइम मतलब ये नहीं कि टी बराबर 1 सेकंड पे कितना, टी बराबर 2 सेकंड पे कितना, नहीं बेटा। कोई भी मशीन लॉन्ग ऑपरेशंस के बाद उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है ना, हाँ है ना। वो इरोजन हो गया उस मशीन का, समय के साथ मशीन का इरोजन हो गया, है ना। अच्छा सर, ठीक। चलो आगे चले बेटा। अब देखो दूसरा हमारा पैरामीटर, दूसरा हमारा पैरामीटर है बेटा एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। पहला था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दूसरा बेटा एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी का सिंबल हमारा है बेटा ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी का सिंबल ओमेगा, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, क्या है ये, तो कहना ओमेगा इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये हमारा है बेटा एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन dt, है ना बेटा। इसका मतलब अगर तुम्हें कहना हो ऐसा तो बोलो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है बेटा, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, है ना बच्चा। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, है ना बेटा। टोटल एंगल रोटेटेड बाय टोटल टाइम टेकन, ठीक है बेटा। अब सुनना ध्यान से, देखो बेटा इस एंगुलर वेलोसिटी का एसआई यूनिट,
ऐसा यूनिट कहा गया क्या, तो कहोगे इसका बन गया ऐसा यूनिट रेडियन पर सेकेंड। ठीक है बच्चा, इसका ऐसा यूनिट क्या है, रेडियन पर सेकेंड, है ना बेटा। लेकिन इसका एक प्रैक्टिकल यूनिट भी है बच्चा, है ना, और जो प्रैक्टिकल यूनिट है बेटा वो इस ऐसा यूनिट से ज्यादा फेमस है ना। प्रैक्टिकल यूनिट क्या इसका है, तो इसका है बेटा आरपीएम। ठीक है, इसका यूनिट क्या, आरपीएम। आरपीएम का मतलब क्या, तो कहोगे आरपीएम का मतलब है रिवॉल्यूशन पर मिनट, है ना बेटा, रिवॉल्यूशन पर मिनट, ये इसका मतलब है। तो क्या बताओ, एक रिवॉल्यूशन में कितना एंगल घूमता है बच्चा, 360, बताओ रेडियन में बताओ, 2 पाई, 2 पाई, है ना बच्चा। तो रिवॉल्यूशन हो गया 2 पाई और ये हो गया बेटा 60, इसका मतलब पाई बाई 30 रेडियन पर सेकेंड। बोलो बच्चा, तो एक आरपीएम का मतलब कितना हो गया, समझ गया ना। ठीक है, जैसे कि मान लो दुकान में तुम पंखा खरीदने जाओगे बेटा, तो पूछोगे ना उससे कि जो पंखा तेज चलता है वही पंखा मुझे दो, है ना बेटा। तो कहोगे देखो, दुकानदार बोलेगा देखो एक पंखा ए है और एक पंखा बी है, ए पंखा चलता है 1000 आरपीएम पे और बी पंखा चलता है बेटा 1200 आरपीएम पे, है ना। तो कहोगे अच्छा ठीक है, इसका मतलब बी वाला पंखा जो है 200 आरपीएम ज्यादा है बेटा उसका। समझ में आया बेटा, रिवोल्यूशन पर मिनट मतलब एक सेकेंड में कितना चक्कर लगाता है। ठीक है बेटा, ठीक है। ये भी कहोगे क्या, ये भी कहोगे कैन सेंस क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है बेटा, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस, है ना बेटा। और कैसा सेंस करेगा इसको, अपोजिट, उसको सेंस करेगा बेटा कैसा, ये अपोजिट। अब ध्यान सुनना, देखो बेटा जो एंगुलर वेलोसिटी है ना बेटा, वो कहा जाता है इट इज एन एक्सियल, इट इज एन एक्सियल, है ना। और एक्सियल को ही एक और वर्ड दिया जाता है स्यूडो, इट इज एन एक्सियल और स्यूडो वेक्टर। समझो बात को बेटा, एक्सियल वेक्टर का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो देखो बेटा जो तुम वेक्टर पढ़ते हो, यूजुअल वेक्टर पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो कि अगर कोई पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है बेटा तो इधर ही इसकी वेलोसिटी है ना। लेकिन इसमें क्या कर रहा है बेटा, ये एक्सियल डायरेक्शन, क्या डायरेक्शन बेटा, एक्सियल वेक्टर। सुना ध्यान से, तो मान ले बच्चा कि अगर कोई पार्टिकल ऐसे एक सर्किल में जा रहा है ना बच्चा, इस सर्किल का हम सब लोग जानते हैं बेटा ये सेंटर है ना, एक्सिस का बेटा ये क्या है, सेंटर है बच्चा, है ना। अब देखो सेंटर से पास करने वाला ऐसा लाइन जो इसके प्लेन से परपेंडिकुलर हो, है ना बच्चा। फिर से बोल रहा हूं, सेंटर से पास करने वाला लाइन जो उसके प्लेन से परपेंडिकुलर हो, वो क्या है, एक्सिस, है ना बच्चा। ये हो गया इसका, ये पेन हो गया बेटा एक्सिस है। अगर ये सर्किल है बेटा तो ये इसका है एक्सिस, समझे बात को। और एक्सियल वेक्टर का मतलब क्या होता है, एक्सियल वेक्टर का मतलब क्या होता है देखो, तो कहोगे डायरेक्शन अलोंग एक्सिस, है ना बेटा। कहोगे एक्सियल वेक्टर का मतलब क्या है, तो कहना डायरेक्शन अलोंग एक्सिस। मतलब अगर ये सर्किल है बच्चा, ये सर्किल अगर है तो इसका डायरेक्शन एक्सिस की तरफ, या तो ऊपर या तो नीचे, या तो ऊपर या तो नीचे, है ना बेटा। तो कब मानना है ऊपर, कब मानना है नीचे, है ना बेटा। तो देखो अगर कहोगे बेटा ये कैसे घूम रहा है, कैसे घूम रहा है बच्चा, अगर ये घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, अगर ये घूमेगा बेटा एंटी क्लॉकवाइज ऐसा, है ना, अगर घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज, है ना बेटा, तो क्या कहेंगे इसको, बाहर की तरफ। ठीक है बच्चा, ठीक है बच्चा, कहेंगे अगर ये एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है तो कैसे कहोगे, डॉट, डॉट का मतलब बाहर की तरफ। और अगर घूमेगा बेटा ये क्लॉकवाइज तो ये कहा जाएगा अंदर की तरफ। समझा बात को। राइट हैंड थंब रूल, दाहिना हाथ, दाहिना हाथ देखो बच्चा, बोलो
ऐसे में हाथ रखूं, मेरे फिंगर्स को देखो, फिंगर्स कैसे घूम रहा है बेटा, फिंगर्स कैसे घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, है ना बच्चा, कैसे घूम रहा है फिंगर एंटी क्लॉकवाइज। तो देखो बेटा एक्सियल वेक्टर का पहचान, फिर देखो एक बार, फिंगर्स कैसे घूम रहा है बेटा एंटी क्लॉकवाइज, है ना, तो अंगूठा दिखाएगा वेक्टर, बात समझ गया, तो कहेंगे बाहर की तरफ, ठीक है। देखो बच्चा फिर से बोलता हूं, बोर्ड पे देखो हाथ कैसे घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो कहोगे बोर्ड से बाहर की तरफ, ठीक है। अब देखो हाथ कैसे घूम रहा है क्लॉकवाइज, तो क्या वो मुट्ठी बना और अंगूठा किधर हुआ अंदर की तरफ, याद रहेगा ऐसे बेटा। दाहिने हाथ में जिधर हमारा घूम रहा है अंगुली बेटा, उंगली के घूमना क्या है मोशन, फिंगर क्या दिखाता है डायरेक्शन ऑफ मोशन, और अंगूठा दिखाएगा वेक्टर का डायरेक्शन, ओमेगा का डायरेक्शन, समझ गया बेटा, ठीक है। एक्सियल वेक्टर का बेटा यही पहचान है, एक्सियल वेक्टर या स्यूडो वेक्टर। हम लोग ज्यादातर 80% किताबों में तुमको एक्सियल वेक्टर लिखेगा, और कहीं कहीं अगर स्यूडो वेक्टर लिखे तो समझ जाना वो एक्सियल वेक्टर के बारे में कह रहा है, ठीक है बच्चा, ये एक दूसरा नाम है उसका है। अमिताभ बोलो। चलो चला गया है, कोई बात नहीं। देखो बच्चों, सही मैंने क्या कहा, ये वेक्टर है ना, ये वेक्टर है ना बेटा, इसका मतलब ये वाला ओमेगा जो है बेटा वो भी वेक्टर है ना, ये जो ओमेगा है बेटा वो क्या है वेक्टर है, ठीक है बच्चा। तो अब देखो अगर ये वेक्टर है बेटा, है ना, तो फिर ये भी हमारा वेक्टर होना चाहिए, है ना बेटा, लेकिन ये तो टाइम है, टाइम तो हमेशा होता है स्केलर, है ना बच्चा। तो अब मेरे पास एक ही बचा ऑप्शन कि हम डी थीटा को वेक्टर कह दें, बात समझ गया बेटा। इसीलिए छोटे एंगल को वेक्टर माना गया ताकि एंगुलर वेलोसिटी को वेक्टर बोला जा सके, समझ में आ गई बात। छोटे एंगल को वेक्टर क्यों बोला गया, तो कहना जस्ट टू डिफाइन एंगुलर वेलोसिटी, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी एक वेक्टर है जिसका डायरेक्शन एक्सिस के होता है पैरेलल, है ना। फटाफट लिख ले इसको, चाय 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 बिस्कुट राहुल बोलो बच्चा। गार्गी पूछ रही ओमेगा छोटे एंगल के लिए है, ऐसा मत सोच बेटा, सोचेगी एंगल का डिफरेंशिएशन हमारा ओमेगा है। जब कनेक्टिंग को समोसा चाहिए, राजस्थान में आके समोसा खाओगे तुम, राजस्थान में आना तो कचौरी खाना, कचौरी, कोटा का कचौरी फेमस है। चलो आगे देखो, अब देख बच्चा अगला हमारा है एंगुलर एक्सेलरेशन, तीसरा हमारा क्वांटिटी एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन का सिंबल अल्फा है, एंगुलर एक्सेलरेशन का सिंबल बनाया गया अल्फा, ठीक है बेटा। देखो जोधपुरी कचौरी वाला, इसके भी पता है जो कचौरी कौन सा फेमस है। चलो देख, एंगुलर एक्सेलरेशन हमारा है बेटा क्या अल्फा। जिस तरह से तुम काइनेमेटिक्स में बोलते थे ना बेटा एक्सेलरेशन, वैसे यहां भी बोलना है। काइनेमेटिक्स में क्या बोलते थे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन, है ना बच्चा। यहां क्या बोलोगे, यहां बोलोगे बेटा रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, है ना बेटा, एंगुलर वेलोसिटी के बदलने का रेट। जिस तरह से तुम पहले कहते थे बेटा, क्या कहते थे बताओ, कि अगर एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी चेंज करेगा,
है ना बेटा। इसका मतलब एंगुलर एक्सीलरेशन है तो एंगुलर वेलोसिटी चेंज करेगा। एक्सीलरेशन इज रिस्पॉन्सिबल टू चेंज वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सीलरेशन इज रिस्पॉन्सिबल टू चेंज एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है बच्चा, ठीक है। तो अल्फा क्या हुआ बेटा हमारा, अल्फा हो गया डी ओमेगा बाई डी टी, है ना बेटा। एवरेज अल्फा क्या लिखोगे, वैसे ही डेल ओमेगा बाई डेल टी। ठीक है बेटा, डेल ओमेगा मतलब चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, है ना बच्चा। इसका देखो ऐसा यूनिट क्या होता है, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। इसका बेटा ऐसा यूनिट रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन इसका कोई व्यवहारिक यूनिट उतना फेमस नहीं है बेटा, है ना, बस इसका ऐसा यूनिट। ठीक है बच्चा, इसको भी कहोगे कैन सेंस क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है बेटा, ये भी एक एक्सियल वेक्टर है डायरेक्टेड अलोंग एक्सिस। इसका भी सेम तरीका, एंटी क्लॉकवाइज बाहर की ओर और क्लॉकवाइज तो अंदर की ओर। ठीक है बच्चा, लिख ले। देखना बच्चा, एक और पॉइंट बना सकते हैं हम लोग कि अल्फा अगर डी ओमेगा बाई डी टी है तो इसको ऐसे बोल सकते हैं क्या, डी ओमेगा बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई टी। बोलो बच्चा, देख ले अच्छे से, डी ओमेगा बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई टी, है ना बच्चा। और ये हमारा क्या है बेटा, ये हो गया ओमेगा, तो ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक्सीलरेशन पहले तुम बोलते थे ना डी वी बाई डी टी या वी डी वी अपॉन डी एस, बिल्कुल वैसे ही समझ लो। ठीक है, फटाफट लिखो बच्चा। तुम लोग उल्टा पुल्टा कमेंट करना मानोगे नहीं, लगा सब कचौरी बेचने इसमें, प्याज वाली कचौरी कैसे नोट कर ले बेटा। कैन सेंस मतलब बेटा जिस डायरेक्शन को हम मैथमेटिक्स में काम में लाएंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को उल्टा डायरेक्शन मानेंगे, है ना बच्चा। राहुल बोलो। नो डाउट। ओके बच्चा। अंशिका बोलो बच्चा। सर वो पॉइंट क्लियर हो गया। ओके बच्चा, सर एक चीज पूछनी थी। पूछो। सर ये सूडो का मतलब तो नकली होता है, तो इसके अंदर सर सूडो वेक्टर क्यों बोला सर? हाँ ये तुम बहुत सही तुम चीज पूछा, स्यूडो का मतलब नकली होता है ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्यों यूज किया, अब तुम खुद समझ गया होगा इसका मतलब कि ये भी नकली वेक्टर है हाँ है ना सर। बेटा। क्योंकि यूजुअली क्या होता है, सोचो अगर कोई बॉडी तुमको नॉर्थ की तरफ जाता हुआ दिखे है तो क्या बोलते हो कि डायरेक्शन या तो नॉर्थ में होगा, अगर बढ़ रहा होगा तो नॉर्थ में और घट रहा होगा तो साउथ में, है ना बच्चा। हाँ सर। हाँ लेकिन सर। मान लो कि बॉडी जाता हुआ तुमको दिखे नॉर्थ में और बोलो डायरेक्शन ईस्ट में, तो बोलोगे नकली है तो हाँ सर, वही तो सही होगी सर, वो तो हाँ, सर्कल के राउंड घूम रहा है। वही कहानी यहाँ हो रही है, घूम रहा है कहाँ, ये सर्किल में, और और डायरेक्शन एक्सिस बोल पे। रहे हैं हम लोग एक्सिस में। हाँ सर, वो समझ में नहीं आया था पहले भी। ये नकली डायरेक्शन है समझो सही मायने में तो, है ना। लेकिन बेटा ओके। इसकी मैथमेटिकल एनालिसिस के लिए ये जरूरी है डायरेक्शन, इसलिए नकली वेक्टर सही, लेकिन वेक्टर तो है। अच्छा ओके सर। इसकी मैथमेटिक्स में इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए हम लोग वेक्टर मानना मजबूरी हमारी है। चलो बेटा आगे देखो, ये भी कहोगे क्या, ये भी हमारा वेक्टर है ना बेटा, एक्सियल वेक्टर ना, तो कहेंगे अल्फा वेक्टर इक्वल टू डी ओमेगा वेक्टर बाय डी टी, है ना बच्चा। अब देखो जिस तरह से बेटा हम लोग मोशन की बात करते थे काइनेमेटिक्स में, है ना बेटा, वैसे ही मोशन की बात करोगे, है ना। क्या कहोगे कि अगर मैं सर्कुलर मोशन की बात करूं, है ना बेटा, सर्कुलर मोशन की बात करूं, है ना बेटा,
तो वैसे ही तुम कहते थे स्ट्रेट लाइन मोशन। स्ट्रेट लाइन मोशन दो तरह का है ना, एक एक्सीलरेशन के साथ मोशन और एक बिना एक्सीलरेशन का मोशन, है ना बच्चा। तो कहेंगे हमारा सर्कुलर मोशन भी हो सकता है बेटा दो टाइप का, सर्कुलर मोशन भी हो सकता है हमारा दो टाइप का। एक हम बोलेंगे बेटा ऐसा सर्कुलर मोशन जिसमें एंगुलर एक्सीलरेशन 0 हो, है ना बेटा, और एक ऐसा मोशन जिसमें एंगुलर एक्सीलरेशन 0 ना हो, है ना बेटा। अगर एंगुलर एक्सीलरेशन 0 है बच्चा, इसका मतलब एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा, है ना। जैसे कि मान ले फैन चल रहा है बेटा, फैन अगर चल रहा है ना, मान लो हाई स्पीड पे फुल स्पीड पे फैन चल रहा है बच्चा, तो क्या बोलेगा, फैन की एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, फैन के घूमने की रफ्तार एक समान है, घूमने की रफ्तार एक समान है बेटा, तो इसका एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, एंगुलर एक्सीलरेशन 0 है। लेकिन अगर अल्फा कांस्टेंट नहीं है बच्चा, इसका मतलब क्लियर हो गया कि एंगुलर वेलोसिटी भी अब वेरी करेगा, एंगुलर वेलोसिटी भी बेटा वेरी करेगा, है ना। अब देखो बेटा अगर ओमेगा हो जाए कांस्टेंट, तो इस तरह के मोशन को क्या बोलोगे, इस तरह के मोशन का नाम क्या हो गया बेटा, तो कहोगे इसका नाम है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है बेटा, ये हो गया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है बच्चा। लेकिन वही अगर एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट ना हो, एंगुलर वेलोसिटी अगर कांस्टेंट ना हो बच्चा, तो क्या कहोगे, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है बच्चा, ये हो गया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है बच्चा, तो बताओ जैसे काइनेमेटिक्स से पढ़े थे यूनिफॉर्म मोशन, उसमें कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करते थे, बोलो बोलो। सर एस एस इज इक्वल टू वीटी ने बच्चा, यस एस सर, इक्वल टू वीटी ना, तो यहां देखो बेटा एस की जगह पे क्या आ गया है, थीटा। यस सर, डिस्प्लेसमेंट की जगह आ गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, है ना बच्चा। वेलोसिटी की जगह आ गया एंगुलर वेलोसिटी, है ना बेटा। और टाइम तो टी हमारा है ही, तो यहाँ फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे क्या हम लोग, थीटा इक्वल टू ओमेगा टी, है ना बच्चा। थीटा इक्वल टू ओमेगा टी का मतलब सोचो, अगर मान लो पंखा हमारा घूम रहा है 10 रेडियन पर सेकेंड से, और ये यूनिफॉर्म है बच्चा, इसका मतलब हर सेकेंड में वो 10 रेडियन घूमेगा, तो 2 सेकंड में घूमेगा 20 रेडियन, 3 सेकंड में घूमेगा 30 रेडियन, 4 सेकंड में घूमेगा 40 रेडियन, 10 सेकंड में घूमेगा 100 रेडियन, है ना बेटा। 20 सेकंड में घूमेगा 200 रेडियन और 30 समय में घूमेगा 20 रेडियन। ये मतलब हुआ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। ठीक है बच्चा, जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो बच्चा, है ना, तब हम लोग एक टर्म यहां डिफाइन कर सकते हैं। क्या डिफाइन कर सकते हैं, टाइम पीरियड, है ना बेटा। टाइम पीरियड क्या होता है कोई बताओ, टाइम पीरियड क्या होता है, राहुल से पूछते हैं। राहुल, राहुल यस सर। टाइम पीरियड क्या होता है बच्चा, बोलो बोलो। ये होता है टाइम टेकन इन वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन, है ना बेटा। एक Yes. पूरा चक्कर लगाने में कितना समय लगा, है ना बेटा। तो बताओ एक पूरा चक्कर लगा दिया बेटा, तो कितना हो गया एंगल, 2 पाई, 2 पाई। 360। तो हाँ। अगर ये 2 पाई हो जाए बेटा, तो टी कितना होगा बताओ, 2 पाई बाई 2 पाई बाई ओमेगा। इसलिए फॉर्मूला क्या होता है इसका, टी इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा। यस सर। ठीक है बेटा। अब चलो फ्रीक्वेंसी, कोई बताओ फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन। सर मतलब कि सर वैसे तो 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है, हाँ, डेफिनेशन क्या बोलेगा, और सर डेफिनेशन तो ये हो गया कि ऐसे कह सकते हैं कि सर कोई पार्टिकल एक बोलो बोलो बोलो। पॉइंट से कितनी बार गुजर रहा है। हाँ सर, बिल्कुल सही कहा, मतलब नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, है ना बच्चा। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, 1 बाई टी। समझे बेटा। टाइम पीरियड क्या कहता है बेटा, एक चक्कर में कितना समय,
टाइम पीरियड पूछता है एक चक्कर में कितना समय, है ना बच्चा, और फ्रीक्वेंसी क्या कहता है एक सेकंड में कितना चक्कर, समझ रहे हो ना। टाइम पीरियड कहता है बेटा एक चक्कर में कितना समय, और फ्रीक्वेंसी कहता है एक सेकंड में कितना चक्कर, ठीक है। अब देखो बच्चा, नो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, है ना बेटा, मतलब एंगुलर वेलोसिटी वेरी करेगा, है ना, इसमें एंगुलर एक्सीलरेशन होगा बच्चा, ठीक है। तो जब तुम्हारे पास एंगुलर एक्सीलरेशन है बेटा, तो कह सकते हो ना एंगुलर एक्सीलरेशन है, ये तो बात समझ में आती है, लेकिन ये एंगुलर एक्सीलरेशन कैसा है, ये एंगुलर एक्सीलरेशन कैसा है, इस पे डिपेंड करता है ना बच्चा। कहोगे एंगुलर एक्सीलरेशन कांस्टेंट भी हो सकता है और एंगुलर एक्सीलरेशन वेरिएबल भी हो सकता है, बोलो बच्चा, है ना। एंगुलर एक्सीलरेशन हमारा कांस्टेंट भी हो सकता है बच्चा, और एंगुलर एक्सीलरेशन वेरिएबल भी हो सकता है। अगर कहोगे अल्फा हमारा कांस्टेंट है बच्चा, है ना, तो इसका नाम क्या हो गया, कहोगे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन। ये क्या है बेटा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन। बिल्कुल वैसे ही जैसे काइनेमेटिक्स में तुम्हारा था यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन, है ना बेटा। काइनेमेटिक्स में जैसे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन था बच्चा, बिल्कुल वैसे ही यहां भी करना है, ठीक है। क्या कर रहा है, तो कहोगे ओमेगा फाइनल इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। ये कैसा फॉर्मूला है, तो कहना v बराबर u प्लस ए टी, वही है ये। वहां था फाइनल वेलोसिटी, ये है फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, ये है इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, है ना बच्चा। अब देखो ओमेगा एफ इक्वल टू ओमेगा आई प्लस अल्फा टी, ठीक है। वहां क्या था बेटा, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहां भी कहेंगे थीटा इक्वल टू ओमेगा इनिशियल टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, है ना बच्चा। और इसी फॉर्मूले से एक फॉर्मूला ये भी बनता था ना बच्चा, ओमेगा फाइनल टी माइनस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, याद आया, एस इक्वल टू वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। और इसी फॉर्मूले से बेटा एक और फॉर्मूला बनता है, एस बराबर यू प्लस वी इंटू टी, है ना बेटा, एस बराबर हाफ ऑफ यू प्लस वी इंटू टी, है ना बच्चा। यहां बोलते थे बेटा वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, बोलते थे ना। यहां भी बोलोगे बी ओमेगा एफ स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा आई स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा, है ना बेटा। डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, एस nth इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू टू एन माइनस वन, वो तुम यहां भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है बच्चा। और ये जो हो गया वेरिएबल अल्फा, ये जानता ही है, इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं होता, यहाँ सिर्फ बेसिक फॉर्मूला काम आता है ना, जैसे कि ओमेगा का डेफिनेशन डीटा बाई टी, है ना बेटा। अल्फा का डेफिनेशन डी ओमेगा बाई डी टी, या फिर ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा। बात समझ गए। इतने तरह का सर्कुलर मोशन हो सकता है बच्चा, नोट कर ले इसको। गौतम बोलो। विनोद पूछना है बेटा कुछ, विनोद बोलो बेटा विनोद। आवाज नहीं आ रही बच्चा। सुधांशु हेलो हाँ बोलो बेटा। सर, आज डिस्कशन होगा। हाँ होगा।
सर कुछ करेंगे क्वेश्चन डिस्कस? पूछना था। हाँ करेंगे फिर डिस्कस हम लोग। यस सर, वैसे बस क्या यही था, पूछना। होमवर्क याद है? यस सर, क्या था बेटा होमवर्क? एक्सरसाइज 2 कंप्लीट करना था, पार्ट 1, और एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 1 to 10। अच्छा ठीक, ओके। राम बोलो बच्चा। हेलो। बोल बेटा। सर वो डाउट क्लियर हो गया जो आप बता रहे थे बाद में। ओके बच्चा। इरेज कर रहा हूं बेटा। चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। देख बेटा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन हमारा ये है बेटा कि मान ले एक सर्किल, ठीक है बेटा, एक सर्किल पे दो पार्टिकल हैं, पार्टिकल ए और पार्टिकल बी। दोनों जो है बेटा वो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे है ना? क्या रुको, ए यहां है और बी यहां पे है बेटा, ठीक है। और दोनों के बीच में एंगल अभी 90 डिग्री है। दोनों के बीच का एंगल बेटा 90 डिग्री। क्वेश्चन ये कहता है कि दे स्टार्ट मूविंग इन सेम डायरेक्शन, इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, है ना बेटा, इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटीज, है ना बेटा। क्या क्या है? तो एक हमारा है π/2 रेडियन पर सेकेंड और एक है 2π/3 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है बच्चा। π/2 रेडियन पर सेकेंड और 2π/3 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है बच्चा। सवाल कहता है फाइंड द टाइम आफ्टर विच, कितने समय के बाद दे विल मीट, वो पहली बार कब मिलेंगे, ठीक है बेटा। वो पहली बार एक दूसरे से कब मिलेंगे, ये सवाल है, बनाओ। चलो देखो बेटा, मैं कर रहा हूं सोल्यूशन, देखो बच्चा, देखो बेटा सोल्यूशन इसका। सवाल कहता है दोनों उड़ा घुमा बेटा क्लॉकवाइज, ये घुमा बेटा क्लॉकवाइज और ये भी हमारा घुमा बेटा क्लॉकवाइज, है ना। कहता है बेटा देखो ये घुमा π/2 से, इसको घुमाओ π/2 से बेटा, और इसको घुमाओ 2π/3 से, ठीक है। डायग्राम को देखो बच्चा, इसका एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा है बेटा, इसका एंगुलर वेलोसिटी कम है, इसका मतलब ये इसको पकड़ लेगा बच्चा, है ना। इसका एंगुलर स्पीड ज्यादा ना है बेटा और इसका एंगुलर स्पीड कम है ना, ठीक है। इसका मतलब ये वाला पार्टिकल उसको पकड़ेगा ना बेटा, मतलब ये उसको फॉलो कर रहा है, बात समझे। तो देखो बेटा जहां कहीं भी पकड़ेगा तो क्या कहोगे, इसके मुकाबले में इस वाले को इतना एंगल ज्यादा कवर करना पड़ेगा, है ना बेटा। तो क्या कहोगे, टू कैच, उसको पकड़ने के लिए क्या कहोगे, तो कहोगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी माइनस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए शुड बी इक्वल टू 3π/2, समझे बेटा। बी का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ए के एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से 3π/2 ज्यादा होना चाहिए, ठीक है बच्चा। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 2π/3 इंटू टी, बोलोगे ना, थीटा इक्वल टू ओमेगा टी, माइनस ये क्या हो गया बेटा π/2t इज इक्वल टू 3π/2, समझा। सबका हमारा π/2 कैंसिल कर दो, तो कितना हो गया बेटा, ये 2/3 माइनस π/2, ये हो गया t/6 इक्वल टू 3/2, 2 कट गया
तो टाइम कितना आ गया बेटा? 9 सेकेंड। समझ गए? लिख लो बच्चा। बेटा 3 पे होगा ना रे? देखो ये π/2, ये π/2, ये π/2, तो 3π/2 हुआ ना बच्चा 270 डिग्री। नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। क्या गिवन नहीं है डायग्राम में? देखो डायग्राम में 90 दिया था ना एंगल, जब ये 90 है बेटा तो ये होगा ना 270, है ना? रेडियस क्या है वो इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चा। रिलेटिव पे कॉन्सेप्ट लग सकता है बच्चा, रिलेटिव का कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बेटा करेंगे डिस्कस हम लोग अब। निकालो बच्चा सीट निकालो। ये भी तो मूव कर रहा है तो एंगल कांस्टेंट कैसे? कहाँ कांस्टेंट बेटा? मैंने कहा ये इसको पकड़ेगा बेटा, ये इसको पकड़ लेगा, है ना? तो क्या करोगे इसके मुकाबले में ये अगर इतना एंगल ज्यादा कवर करेगा तब ना पकड़ेगा बेटा। तभी तो कहा थीटा बी माइनस थीटा ए। ठीक है, चलो सीट निकालो। अब इस पे डिस्कस नहीं करेंगे, हो गया। अब सीट की बात करो। वर्क एनर्जी पावर की सीट निकालो बच्चा। अथर्व में खुद सोचो बेटा, इसमें जितना मुझे बोलना था मैंने बता दिया। निकालो एक्सरसाइज 2 पार्ट 1। अरे यार ये बच्चे फोन क्यों करने लगते हैं? एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 निकालो। सेक्शन डी बचा है तो पहले सेक्शन डी निकालो। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन डी। पार्ट 1 या पार्ट 2? 2 पार्ट 2 बचा है। अच्छा पार्ट 2 का सेक्शन डी निकालो पहले, फिर पार्ट 2 का सेक्शन डी निकालो। निकाल बच्चा। D1 टू D5, D1 टू D5, D2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, D2 D3 D4। देखो बच्चा एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 सेक्शन डी। देखो बेटा D2 में, D2 कहता है बेटा ये बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए सर्टेन हाइट व्हेन इट लूजेस u amount of energy it acquires a velocity v, the mass of the body is। ठीक है बच्चा, पोटेंशियल एनर्जी अगर u नुकसान किया, जितना पोटेंशियल एनर्जी का नुकसान करेगा बेटा उतना काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा ना बेटा। इसका मतलब अगर कहेंगे टोटल मैकेनिकल एनर्जी हमारा कंजर्व है बेटा, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी का गेन बराबर पोटेंशियल एनर्जी का लॉस। ये दिया हुआ u और गेन कितना? हाफ mv²। तो मास निकालना है बेटा, ठीक है। देखो D3 में a stone is projected vertically up with a velocity u, reaches up to a maximum height h. When it is at a height of 3h/4 from the ground, the ratio of kinetic energy and potential energy at that point is। देख बच्चा कहता है एक पार्टिकल को यहां से फेंको, है ना बेटा, ये पार्टिकल इस वाले पॉइंट तक गया, h हाइट तक गया, इसके आगे नहीं गया। ठीक है बच्चा, जब ये 3h/4 की हाइट पे होगा, जब हमारा बेटा ये 3h/4 की हाइट पे होगा, यहां पे होगा, है ना, तो कहता है इसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो कितना होगा। ठीक है बच्चा, तो कोई बताओ इस पूरे मोशन में एनर्जी कंजर्व रहेगी या वेरी करेगी? बोलते बच्चा, एनर्जी कंजर्व रहेगी या वेरी करेगी?
कंजर्व रहेगी ना बच्चा? तो बताओ तो, यहाँ जो मैकेनिकल एनर्जी है वही मैकेनिकल एनर्जी यहाँ भी है बच्चा, तो दोनों जगह मैकेनिकल एनर्जी हमारा बराबर रहेगा ना, दोनों जगह मैकेनिकल एनर्जी बराबर रहेगा ना बच्चा। तो क्या कहोगे, इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई बच्चा, इस वाले पॉइंट की काइनेटिक जीरो v जीरो, और इस वाले पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी mgh, है ना बेटा? तो बताओ टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या हो गई? तो कहोगे 0 प्लस mgh। और अभी तुमने कहा कि एनर्जी हर जगह बराबर रहेगी बच्चा, इसका मतलब हर जगह एनर्जी बराबर ही है, इतनी एनर्जी पूरे में है ना बच्चा? ठीक है, अब चलो देखो 3h/4 पे होगा बेटा, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? 3/4 mgh, है ना बच्चा? तो बताओ काइनेटिक एनर्जी कितना होना चाहिए? क्योंकि टोटल एनर्जी तो ये है ना बच्चा, तो पोटेंशियल इतनी है तो काइनेटिक कितनी होगी? mgh/4। रेशियो कितना हो जाएगा? समझ गए? ठीक है बेटा, वैरी तब करेगी बेटा जब कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो। अभी सारा फोर्स कंजर्वेटिव है ना। आगे देखो बेटा D5, D5 में कहता है बेटा कि when a spring is stretched by 2 centimeter, 4 पूछना है, 4 देखो, देखो बेटा 4 में 2 spring A and B, KA equal to 2 kb, KA equal to 2 kb are stretched by applying force of equal magnitude। फोर्स बराबर लगाया बेटा, तो अगर फोर्स बराबर लगाया तो F equal to kx, है ना बेटा? F equal to kx बेटा, तो x equal to F by k हो गया ना, x equal to F by k। अब कहता है बेटा सवाल में कि if the energy is stored in A is E, A में एनर्जी स्टोर्ड E है बेटा, तो B में एनर्जी स्टोर्ड कितना होगा? तो देख बच्चा, स्प्रिंग के एनर्जी का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? वर्क डन के लिए हाफ के x इनिशियल स्क्वायर माइनस x फाइनल स्क्वायर। एनर्जी में कहा था बेटा कि x कंप्रेशन हो या x इलोंगेशन हो, एनर्जी हाफ के x स्क्वायर। ठीक है बच्चा, तो x यहां से पुट कर लो तो हो जाएगा हाफ के F बाई के का स्क्वायर। तो ये हो गया बेटा F स्क्वायर बाई 2k। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि फोर्स दोनों में बराबर है बच्चा, इसका मतलब UA बाई UB इज इक्वल टू KB बाई KA, क्योंकि फोर्स दोनों में सेम ही है। आगे चलो, नहीं बेटा स्ट्रेचिंग ऑफ बोथ सेम नहीं लिया मैंने, दोनों का फोर्स सेम लिया। सवाल में पढ़ो, सवाल में कहता है फोर्स सेम है। जब फोर्स सेम है और के अलग अलग है तो एक्स अलग होगा ना बच्चा। अब देखो D5 D6 ना बच्चा, D6 देखो, D6 में कहता है बेटा ए ब्लॉक ऑफ मास M इज अटैच्ड to two unstable spring of spring constant K1 K2 as shown in the figure. The block is displaced towards right through a distance x and released. Find the speed of the block as it passes through mean position। ठीक है बच्चा, देखो कहता है ये मान लो दो दीवार हो गई बेटा, है ना? पहले हमारा बेटा ये मास यहाँ पे था और दोनों तरफ स्प्रिंग था बच्चा, ठीक है? लेकिन अब इस मास को हल्का सा आगे खिसका दिए, मास को यहां ले गए, तो बोलो बेटा मास को अगर यहां ले जाओगे x डिस्टेंस, तो देखो बेटा ये वाला स्प्रिंग की लंबाई घट गई और इसकी लंबाई बढ़ गई बेटा, L प्लस x हो गई, बोलो है ना? छोड़ोगे तो वापस यहाँ पे आएगा, तो कहता है छोड़ने पे जब वापस यहाँ पे आएगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी? ठीक है, तो ये है बेटा इनिशियल पोजीशन, ये है फाइनल पोजीशन। वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो, क्या लगाओगे? वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इक्वल टू डेल्टा के, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क जीरो, स्प्रिंग फोर्स का नॉर्मल फोर्स का वर्क जीरो, है ना बच्चा? तो देखो बेटा इस वाले का स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन कितना, तो कहेंगे हाफ K1 K2, है ना बेटा? तो K1 कितना हो गया, तो कहेंगे x इनिशियल स्क्वायर कितना
एक्स खींचा हुआ है ना बेटा। फाइनली कहां पे आ जाएगा, नेचुरल लेंथ में, तो माइनस 0² फिर प्लस उधर वाले का हाफ K2 पहले से दबा हुआ है, कितना दबा हुआ है, x², फाइनली आ जाएगा नेचुरल लेंथ में, बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², भी निकाल लो। अब देखो D7, देखो बच्चा D7 में क्वेश्चन नंबर D7 कहता है ए वेज ऑफ मास कैपिटल M fitted with a spring of stiffness K is kept on a smooth horizontal surface। एक रॉड मान लो मास M का is kept on a base as shown in the figure। System is in equilibrium and at rest। Assuming all surfaces are smooth, the potential energy is stored in the spring is। कहता है बेटा स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। देखो बच्चा देखो ये एक ब्लॉक है बेटा, ये दोनों तरफ से रखा है बेटा इक्विलिब्रियम में, मतलब ये वाला मास जो है मूव नहीं कर सकता। तो अगर इसकी बात करें तो इसकी बात क्या करोगे, कहोगे इसके लिए ऐसे हो गया बेटा n और ऐसे हो गया mg, है ना बच्चा। अब इस n को रिजॉल्व करो, n को रिजॉल्व करोगे तो क्या लिखोगे, ऊपर n cos थीटा, है ना बेटा, और इधर आएगा n sin थीटा। इस n sin थीटा को ये दोनों दीवार बैलेंस कर लेगी, ठीक है बेटा। तो इसके लिए क्या लिखेंगे इक्वेशन, क्या लिखेगा रे, लिखेगा n cos थीटा इज इक्वल टू mg, ठीक है बेटा। अब चलो इसके लिए बात करें, इसके लिए बात करें बेटा तो एक्शन का रिएक्शन फोर्स n, इधर हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स कैपिटल mg, ठीक है बच्चा। स्प्रिंग का फोर्स यहां से दबेगा kx, यहां से लगेगा नॉर्मल n', ठीक है बच्चा। अब देखो इस वाले का इधर कंपोनेंट आएगा n sin थीटा, इधर आएगा n cos थीटा, इक्विलिब्रियम में है तो क्या लिखोगे, n sin थीटा इज इक्वल टू kx, ठीक है। अब इन दोनों से x निकालो और एनर्जी निकालो हाफ के x², ठीक है। आगे चलो 9 नंबर बाय 11 नंबर, नाइन नंबर देखो, 9 नंबर कहता है बेटा ए रनिंग मैन हैज हाफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट ऑफ ए बॉय ऑफ हाफ ऑफ हिज मास, ठीक है बेटा। ए रनिंग मैन हैज हाफ ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉय, एक बॉय है उसका मास उसका हाफ है ना बेटा। अगर काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉय बोले तो कहोगे हाफ, इसका मास है बेटा आधा, हाफ m/2, है ना बेटा। मैन स्पीड अप, अच्छा ठीक है, ठीक है बेटे को कहेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉय को केबी मान लो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉय को मान लो केबी। सवाल क्या कहता है देखो, रनिंग मैन हैज हाफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉय, इसकी काइनेटिक एनर्जी का आधा है, किसका, मैन की काइनेटिक एनर्जी, है ना बेटा। अगर वो आदमी b स्पीड से मूव कर रहा है तो, है ना। अब कहता है क्या देखो, इफ द मैन स्पीड्स अप बाय 1 मीटर पर सेकेंड, आदमी अपनी स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड बढ़ा लिया, तो अब कितनी कर लिया, हाफ m v प्लस 1 का स्क्वायर। तो अब क्या हो गया, अब इसका बॉय के बराबर हो गया काइनेटिक एनर्जी, अब इसका बॉय के बराबर हो गया काइनेटिक एनर्जी। तो कहता है ओरिजिनल स्पीड ऑफ मैन कितना है, दोनों को डिवाइड कर लो, दोनों को डिवाइड कर लोगे तो कितना हो जाएगा, हाफ इक्वल टू v² बाय v प्लस 1 का स्क्वायर। सॉल्व करके v निकालो,
ठीक है बच्चा। अब देखो 11 और 10, 10 11 12, 10 11 12। बेटा तुम लोग बहुत सारा डाउट पूछते हो यार। देखो दो इक्वल मास आर अटैच्ड टू द टू एंड्स ऑफ ए स्प्रिंग कांस्टेंट के। द masses are pulled out symmetrically to stress the spring by a length x over its natural length. Work done by the spring on each mass during the above stretching is। देख बच्चा कहता है कि स्प्रिंग मानो एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये। कहता है सिमेट्रिकली खींचो, मतलब दोनों तरफ खींचो एक जैसा। इसका मतलब यहां लंबाई l था, तो अब इसकी लंबाई बढ़ करके हो गई कितनी, तो अब हो गई l प्लस एक्स, है ना। और दोनों तरफ कहा है सिमेट्रिकली खींचो, मतलब इधर से खींचो x/2 और इधर से खींचो x/2। ठीक है बच्चा। तो चूंकि दोनों तरफ सिमेट्रिकली खींचे हैं बच्चा, तो सवाल पूछता है किसी एक मास पे कितना वर्क डन। ठीक है, तो दोनों सिमेट्रिकल ना बच्चा। इसका मतलब इधर अगर मैंने किया वर्क डन W और यहाँ वर्क डन हुआ बेटा W, है ना, तो टोटल वर्क डन कितना किया, तो टोटल वर्क डन किया बेटा 2W। टोटल वर्क डन किया 2W, है ना बच्चा, समझा। तो वर्क डन टोटल कितना वर्क डन किया 2W ना। 2W इज वर्क डन बाय स्प्रिंग, है ना बेटा। और वर्क डन बाय स्प्रिंग का क्या फॉर्मूला, तो कहोगे हाफ के एक्स इनिशियल स्क्वायर माइनस एक्स फाइनल स्क्वायर। कहा था ना मैंने बेटा, स्प्रिंग को एक तरफ से खींचो या दोनों तरफ से खींचो। स्प्रिंग को इस बात से कोई मतलब नहीं, उसको मतलब सिर्फ इस बात से है कि उसकी लंबाई कितनी बढ़ी। ठीक है बच्चा। तो अब हो जाएगा हमारा क्या, W इक्वल टू -1/4 के एक्स स्क्वायर। ठीक है, समझा। आगे चलो, आगे चलो बच्चा। क्वेश्चन नंबर 11 देखो। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है बेटा, ए रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर मास 0.5 kg इज हिंज्ड एट वन एंड। एक एंड पे हिंज कर दिया, ठीक है। अदर एंड इज रेज्ड स्लोली अंटिल इट मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द वर्टिकल। द रिक्वायर्ड वर्क इज, कितना वर्क करना पड़ेगा। देखो बच्चा, एक रॉड था, एक रॉड है ऐसे, है ना, उसको ऐसे हमने हिंज कर रखा है, ठीक है। और यहां से 60 डिग्री एंगल घुमा दिए, 60 डिग्री एंगल घुमा दिए, ठीक है बेटा। तो बोलो तो रॉड पे ग्रेविटेशनल फोर्स mg तो इस पूरे पे लगेगा ना बेटा। अगर रॉड है बेटा, ये रॉड है, तो मास तो पूरे में फैला हुआ है ना बेटा। तो यहां से भी सब जगह से आएगा बेटा, है ना। जैसे कि ये मान लो अगर 10 किलोग्राम का है, तो बोल सकते हो ना 1-1 किलोग्राम के 10 पीस, है ना बेटा। और 200 पे ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना बेटा। तो तुम मुझे बताओ रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स किस जगह पे आएगा, लिखो तो कमेंट में। रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स किस जगह पे आएगा बच्चा, लिखो लिखो। सारे बच्चे लिख रहे हैं सेंटर पे, बिल्कुल सही बात बेटा। रिजल्टेंट कहाँ आएगा बेटा, सेंटर पे आएगा, है ना। तो कहेंगे यहां से ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया mg, है ना बेटा। तो mg वाला फोर्स जिस पॉइंट पे काम किया, ये वाला पॉइंट कहाँ पहुंच गया, तो कहोगे ये वाला पॉइंट यहां पहुंच गया। बोलो बेटा, है ना। तो यहां से यहां क्या अपने आप गया, अपने आप नहीं गया, हम ले गए बच्चा। तो क्या लिखेगा तुम, यहां से लेके यहां तक में वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल, वर्क डन बाय एक्सटर्नल, वर्क डन बाय हिंज इक्वल टू डेल्टा के। बोल बेटा, बोलेगा, ठीक है। तो क्या लिखेगा, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना बेटा। तो सेंटर ऑफ मास यहाँ पे काम किया ना, तो सेंटर ऑफ मास यहां से यहां चला गया, तो कितना ऊंचा गया, बोलो बेटा,
तो कहेंगे इतना ऊंचा गया, है ना। तो बोलो बेटा यहां से लेकर के यहां तक की दूरी कितनी है, ये है ना l/2, ये l/2, तो ये अगर बेटा l/2 तो यहाँ कितना होगा बेटा l/2 cos 60, है ना बेटा। l/2 cos 60 क्या हो गया, तो ये हो गया l/4, होगा ना बच्चा। l/2 cos 60 l/4, और ये भी l/2 है, तो ये भी क्या होगा बेटा l/4 होगा ना। तो क्या हो जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन माइनस mg l/4, यहां से यहां ऊपर गया ना, इसलिए नेगेटिव वर्क। एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन क्वेश्चन में निकालना है, हिंज वाला पॉइंट मूव ही नहीं किया, मूव ही नहीं किया तो 0, सिर्फ यहां तक ले जाना है, ऐसे पकड़ के आहिस्ता आहिस्ता ऊपर ले जाना है। तो काइनेटिक एनर्जी न बढ़ा न घटा, एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन निकाल लो। चलो आगे चलो। हाँ बेटा सेंटर ऑफ मास पे काम करती है D12, D12 कहता है बेटा 250 ग्राम का मास, उसको वर्टिकल स्प्रिंग पे रख दिए, ठीक है, फिक्स फ्रॉम बिलो, स्प्रिंग अब कंप्रेस कर दिया 10 सेंटीमीटर फ्रॉम इट नेचुरल लेंथ, और सिस्टम को रिलीज कर देंगे फ्रॉम पोजीशन। हाउ हाई डज द ब्लॉक राइज फ्रॉम दिस पोजीशन, अपने पोजीशन से कितना ऊंचा जाएगा। डायग्राम बना दे रहा हूं मैं, सब तुम करोगे। D12 है ना बेटा, ये D था ना। देखो बच्चा एक स्प्रिंग ऐसे दबा हुआ है ना, कितना दब गया, तो कहता है 10 सेंटीमीटर कंप्रेस कर दिया, है ना बेटा। इसका मतलब इसकी लंबाई कितनी है L-10 सेंटीमीटर, इसका मतलब यहां तक आएगा, है ना बेटा, तो जाके होगा L सेंटीमीटर। यहाँ पे एक मास रख दिया और छोड़ दिया, तो मान लो कि मास यहां तक चला गया, ये इनिशियल ये फाइनल, तो यहां से लेके यहां तक वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल, वर्क डन बाय स्प्रिंग बराबर डेल्टा के, ठीक है। अब खुद से करो, ध्यान रखना स्प्रिंग सिर्फ यहां से लेके यहीं तक काम करेगा, जबकि ग्रेविटी यहां से लेके यहां तक काम करेगा, ठीक है। आगे चलो, आगे चलो बच्चा, पार्ट 2 में आओ। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1, एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 आओ। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 में कहां से कहां दिया था, टाइम भी खत्म हो गया, 2 मिनट बचा, 2 मिनट पूरा दिया था। चलो कोई बात नहीं, चलो आगे नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे होमवर्क। तो देख बेटा आगे नेक्स्ट क्लास का होमवर्क, नेक्स्ट क्लास के लिए होमवर्क हमारा है वर्क एनर्जी पावर में एक्सरसाइज 1 कंप्लीट, जो जो जहां जहां बचा है कंप्लीट, और एक्सरसाइज 2 पार्ट 1, ठीक है। इतना ही करेंगे डिस्कस नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। चलो चलो बच्चा बाय।